गोविंद की बेटी चाहत 25 साल की हो गई, लेकिन अभी तक उसे अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिला। सबकी बेटियों की शादी हो रही थी, इसीलिए उसे भी चिंता थी कि उसकी बेटी की शादी जल्दी से हो जाए। गोविंद अपनी पत्नी कावेरी से बोला, क्या करूं कावेरी, पता नहीं सारे लड़के कहाँ चले गए, हमें तो कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। आप किसी बिचौलिए से मिलो ना, कोई बिचौलिया ही अच्छा लड़का बता सकता है। तो अब पहले बिचौलिया ढूंढूं और उसके बाद लड़का। मैं बगल वाली सुनीता जिज्जी से बात करके देखती हूँ। कावेरी ने सुनीता से बात करी और अगले दिन ही सुनीता एक बिचौलिए सेवादास को पकड़ लाई। देखिए श्रीमान, हमारा तो काम ही जनता की सेवा करना, मतलब जोड़ियां बनाना है। वैसे बिटिया तो आपकी देख ली, बहुत रूपवती है। इसे देखकर मेरे दिमाग में एक लड़का आ रहा है। ये सुनकर गोविंद उतावला होता हुआ बोला, अच्छा, क्या करता है लड़का? अरे पूछिए ही मत, मेन रोड पर उनकी बहुत बढ़िया दुकान चलती है, बाप बेटे उसी पर बैठते हैं। लेकिन दुकान है किस चीज की? अरे आपको आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनकर क्या करेंगे? लड़के को देख लिया तो तुरंत रिश्ता पक्का कर देंगे, इतना स्मार्ट है। कहिए तो कल ही बुला लूं आपकी बेटी को देखने। उन्हें तो दान दहेज भी नहीं चाहिए, कहते हैं कि सिर्फ लड़की चाहिए, सिर्फ शादी के जोड़े में। गोविंद को तो चाहत की शादी की बहुत जल्दी थी, इसीलिए उसने लड़के के परिवार को बुलाने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन मयंक अपने परिवार के साथ चाहत को देखने आ गया और उन सबको चाहत देखते ही पसंद आ गई। मयंक के पिताजी मुरारी बोले, भाई लड़की तो हमें पसंद है सेवादास, लेकिन क्या तुमने इन्हें हमारी दुकान के बारे में बता दिया है? श्रीमान सेवादास कभी झूठ बोलकर रिश्ते नहीं कराता। क्यों जी, आप लोगों को मैंने दुकान के बारे में बताया है या नहीं? हाँ जी, बताया तो है कि आपकी दुकान है। मयंक अपनी माँ इंदुमती के कान में बोला, माँ, वैसे तो ये लोग ठीक ठाक लग रहे हैं, फिर अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे गरीब लड़के से क्यों कर रहे हैं? इंदुमती धीरे से बोली, चुप कर, बहुत सुंदर लड़की है, जब इन्हें दिक्कत नहीं तो हमें क्या, एक बार लड़की से और पूछ लेती हूँ। बेटी, तुम्हें हमारी दुकान से कोई दिक्कत तो नहीं? चाहत शर्माती हुई बोली, भला दुकान से मुझे क्या दिक्कत होगी? बस जी, फिर तो हम लोगों की तरफ से रिश्ता पक्का समझो, और हम तो गरीब लोग हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से शादी करेंगे, कोई तामझाम हम नहीं करेंगे। सेवादास तपाक से बोला, अरे क्या बात करती आपने, कोई नहीं 10-20 लोग बारात के ले आना। और रही बात दहेज की, उसे तो ये लोग अपनी बेटी के नाम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। देखते ही देखते सेवादास ने झूठ बोलकर ऐसी तिगड़म भिड़ाई कि चट मंगनी और पट ब्याह। विदा के समय दोनों पार्टियों से पैसे ऐंठे वो अलग। चाहत विदा होकर ससुराल गई तो इंदुमती बोली, मयंक, दुकान का शटर उठा। चाहत हैरान थी, उसने सोचा, ये लोग मुझे पहले यहाँ दुकान में क्यों लेकर आए हैं? मयंक ने दुकान का शटर खोला और चाहत से कहा, चाहत, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारा स्वागत है, अंदर आओ। चाहत धीरे से दुकान के अंदर चली गई। इंदुमती ने जल्दी से उसके लिए एक चटाई बिछा दी और बोली, बहू, यहाँ बैठ जाओ। चाहत बैठ गई और घूंघट ऊपर करके इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि दुकान के एक कोने में गैस चूल्हा रखा था, कुछ नमकीन बिस्किट के पैकेट और कुछ डिस्पोजेबल चाय के गिलास रखे थे। एक खूंटी पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे और एक कोने में संदूक पर बिस्तर तय किया हुआ रखा था। उसका दिल तो जोरों से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, मयंक जी, क्या ये चाय की दुकान है? हाँ चाहत, हमारी चाय की दुकान है। इसका मतलब आप और पिताजी चाय बनाकर बेचते हो? हाँ हाँ बहू, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। सेवादास ने शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था तुम्हारे घर वालों को। चाहत हैरान रह गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ ना कह सकी। उसके सारे सपने पल भर में टूट गए थे।
उन लोगों को तो बस इतना पता था कि मयंक की एक बहुत बढ़िया दुकान है जो मेन रोड पर है। दुकान खूब चलती है, लेकिन वह चाय की दुकान है ये किसी को नहीं पता था। वह बोली, मयंक जी, दुकान में बैठे हुए बहुत समय हो गया है। हम घर कब चलेंगे? बैठे बैठे मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। मयंक हैरान होते हुए बोला, घर? कौन सा घर? चाहत, ये दुकान ही तो हमारा घर है। यही दुकान तुम्हारी ससुराल है। अब तुम्हें इसी दुकान में रहना है, हम सब के साथ। मयंक की बहन अंजलि बोली, भाभी, आप और भैया इधर सो जाना और मैं माँ और पिताजी के साथ इधर लेट जाऊंगी। मैंने बीच में लगाने के लिए पर्दा कल ही सिल लिया था। चाहत जोर से चिल्लाई, क्या आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है? आप लोगों ने ये क्यों नहीं बताया कि आप लोगों के पास घर नहीं है? वरना मेरे पिताजी मेरी शादी आपके साथ कभी नहीं करते। मैं आप लोगों के ऊपर केस कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता था? माँ ने आखिर में पूछा भी था कि तुम्हें दुकान से कोई दिक्कत तो नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, और अब ये सब क्या कह रही हो? क्या सेवादास ने तुम्हें हमारे घर के बारे में नहीं बताया? चाहत रोते हुए बोली, उसने हमें घर के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर बता देता तो मैं ये शादी ही नहीं करती। मुझे दुकान से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था कि दुकान भी चाय की है और आप लोगों के पास घर भी नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बहू, एक दिन हम लोगों के पास भी घर था, पैसा था, लेकिन मयंक के बड़े भाई का कैंसर का इलाज कराने के लिए हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ गवा कर भी हम अपने बेटे को बचा नहीं पाए। बाकी जो बचा था उसे उसकी बीवी हड़प कर ले गई। सिर छिपाने के लिए सिर्फ हमारे पास ये दुकान ही बची थी। धोखा हमने नहीं, सेवादास ने तुम्हारे साथ किया है बहू। हमारे बारे में तो उसे सब कुछ पता था। ये कहकर इंदुमती रो पड़ी। सबकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये सब देखकर चाहत का दिल पसीज गया। उसके बाद वह कुछ ना कह सकी। 3 दिन चाहत ने बहुत सोच विचार किया और फैसला लिया। अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं बदला जा सकता। अब बदलनी है तो ये किस्मत, और इसके लिए मेहनत करनी होगी। 3 दिन बाद उसके माँ बाप जब उसे लेने आए तो अपनी बेटी की दुकान में ससुराल देखकर बहुत दुखी हुए। मेरी सोने सी बेटी का भाग्य ही फूट गया। सारा जीवन वे दुकान में कैसे गुजारेगी? नाश जाए उस सेवादास का। एक बार मिले तो सही, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहत, अपना बैग पैक करो और चलो यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। नहीं पिताजी, अब ये दुकान ही मेरी ससुराल है। माना कि इन लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। हम लोग मेहनत करेंगे और एक ना एक दिन अपना घर जरूर बनाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। अगर मेरी कोई भी मदद चाहिए तो जरूर बताना। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद चाहत ने दुकान के ऊपर टीन शेड डालकर अपना रहने का इंतजाम किया और नीचे चाय के साथ वह खुद ब्रेड पकौड़े, समोसे और जलेबी बनाने लगी। धीरे धीरे उनकी खूब बिक्री होने लगी। ग्राहक बढ़ते देख चाहत मखनी, दाल और तंदूरी रोटी भी बनाने लगी। घर में सभी उसकी मदद करते थे। 2 साल उन्होंने जैसे तैसे दुकान में गुजारा किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना घर खरीद लिया। दुकान को भी उन्होंने एक ढाबा बना लिया, जिसमें कुछ और भी लड़के काम करने लगे। चाहत ने अपनी दुकान की ससुराल को अपनी मेहनत से इस तरह बदल दिया कि सब यही कहते कि बहू हो तो सिर्फ चाहत जैसी, जिसने अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बदल दिया। सरला के पड़ोस में उसकी मुंहबोली बहन कविता रहती थी। कविता की बहू रानी बड़ी ही संस्कारी थी। ओढ़ने पहनने की तो पूछो ही मत।
या तो पूरी तरह भारतीय साड़ी और घूंघट में रहती थी या फिर सभ्य सूट सलवार और ओढ़नी में रहती थी। यह देख कविता और सरला को बड़ा गुमान होता था। एक बात कहूं कविता बहन, रानी जैसी बहू तो ढूंढे से ना मिले। देखो तो इसे, यह उसी तरह के कपड़े पहनती है जैसे हमारे जमाने में हम पहनते थे। सरला बहन, ये सब मेरी हिम्मत का नतीजा है। बहू वही पहनती है जो मेरी मर्जी होती है। मजाल है जो मेरी एक भी बात टाल दे। माँ जी ठीक कहती हैं चाची। अब जमाना बदल गया है तो हम अपनी लाज शर्म ताक पर कैसे रखते? बहू को तो घर की लाज शर्म रखनी ही पड़ती है ना। वाह वाह बहू, तेरे विचार तो बड़े ही संस्कारी हैं। भगवान करे मेरे विवेक को भी तेरे जैसी लड़की मिल जाए। अगर तेरे जैसी बहू मिल गई ना तो मैं गंगा नहा आऊंगी। अरे छोड़ ना सरला बहन, संस्कारी बहू कोई ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है। देखभाल कर परख कर खानदानी लड़की ढूंढनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने बेटे के लिए रानी को ढूंढा था। सरला का बेटा विवेक शहर में ही पढ़ा लिखा था और पढ़ लिख कर शहर में ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गया था। सरला और उसका पति मनोहर बेटे की इस कामयाबी पर फूले नहीं समाते थे। दोनों बेटे की शादी को लेकर तरह तरह के ख्वाब बुनते रहते थे। मैं कहती हूँ कि अब तो बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। अरे सरला, तू चिंता ना कर, मैंने लड़की देख ली है, खूब पढ़ी लिखी है। मुझे तो कविता की बहू रानी जैसी बहू चाहिए। मजाल है कोई तन दिखाने वाला कपड़ा पहने, हमेशा तन को ढक कर रखती है। अरे तू चिंता ना कर, वो भी ऐसी ही है। फिर तो गांव में नाक बनी रहेगी। सरला और मनोहर बेटे विवेक की शादी तय करने में लगे थे, मगर विवेक को इस बात की खबर तक ना थी। वह तो किसी और ही लड़की से शादी करने का मन बना चुका था। इसलिए एक दिन चमचमाती नई गाड़ी में घर आता है। सरला और मनोहर उसकी नई गाड़ी देखकर फूले नहीं समाते। अरे विवेक बेटा, नई कार तूने खरीद ली है क्या? अरे नहीं पिताजी, ये कार तो अंजलि की है। अंजलि बहुत अमीर घर से है, पर इसे मेरी ही समझिए। पर वह क्यों बेटा? क्योंकि हम दोनों शादी करने वाले हैं। मैं इसी सिलसिले में आप दोनों से बात करने आया हूँ। शादी की बात सुनकर मनोहर और सरला की जुबान को तो जैसे लकवा ही मार जाता है। दोनों काफी देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर किसी तरह सरला कहती है, अगर तूने अपने लिए लड़की खुद ही पसंद कर ली है तो हम कर ही क्या सकते हैं। अरे माँ, अंजलि बहुत लायक है, आप दोनों की हर बात मानेगी। तो फिर ठीक है बेटा, हमारी तरफ से हाँ समझ। फिर मनोहर और सरला के जरिए अंजलि की शादी मनोहर से तय हो जाती है। अंजलि के पिता अमीर हैं तो क्या हुआ, हम भी गरीब नहीं हैं विवेक के पिताजी। तुम ठीक कहती हो विवेक की माँ, हम बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे। बहू के लिए पूरे 50,000 का लहंगा खरीदूंगी। आस पड़ोस की औरतें देखकर दंग रह जाएंगी। हाँ, मगर जैसा सरला सोचती है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। अंजलि शादी में फेरे जरूर लहंगा पहन कर लेती है, मगर विदाई के बाद विवेक के घर डोली से उतरती है तो सबको हैरान ही कर देती है। वह लहंगे की जगह स्कर्ट टॉप पहने हुए होती है। हाय राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? पूरे 50,000 का लहंगा दिया, फिर भी बेशरम तन पर कतरन लपेट कर चली आई। बहू के लिए 50,000 का लहंगा खरीदूंगी, किस काम आया? बहू तो बच्चों के कपड़े पहन कर आई है। छी छी, देखो तो सरला की बहू कितनी बेशर्म है। भला दुल्हन भी ऐसे कपड़े पहनती है? क्यों री बहू, तुझे ऐसे कपड़े पहनकर ससुराल में आते शर्म ना आई? इन कपड़ों में क्या खराबी है? मॉडर्न कपड़े पहनना कोई जुर्म है क्या? अरे माँ, जल्दी से गृह प्रवेश करवाओ ना, क्यों कपड़ों को लेकर तानाकशी किए जा रही हो? तुम्हारी बहू ने मॉडर्न ड्रेस ही तो पहनी है, कोई जुर्म तो नहीं किया। विवेक ठीक कहता है मम्मी जी, जल्दी से गृह प्रवेश करवाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना है। सरला की मॉडर्न बहू पड़ोस वालों के लिए तो जैसे अजूबा ही बन जाती है। जिसको देखो वही उसके कपड़ों की चर्चा करता नजर आता है। अरे निर्मला,
वो सरला की बहू देखी? बहू कम जापानी गुड़िया ज्यादा दिखती है। शर्म तो बेच खाई है आजकल की लड़कियों ने। भला ससुराल में कोई स्कर्ट टॉप पहन कर आती है? बेचारी सरला कहाँ संस्कारी बहू के सपने देखती थी, पर मिली तन दिखाऊ मॉडर्न बहू। सरला के घर अंजलि जैसी मॉडर्न बहू आने से कविता तो जैसे अपनी रानी को देखकर फूली ही नहीं समाती थी। हमेशा अपनी बहू के संस्कारों का प्रचार करने में लगी रहती थी। बहन, अब लड़के को जैसी लड़की पसंद आई ले आया। मेरी रानी जैसी बहू यूं ही थोड़ी मिल जाती है, कोई लाखों में एक होती है। देखो तो कभी सिर से पल्लू तक नहीं गिरने देती। ठीक कहती हो कविता बहन, रानी तो सच में बढ़ाई करने लायक है, पर उस अंजलि का क्या करूं? कमबख्त मॉडर्न कपड़ों के पीछे पागल है। मेरे तो भाग ही फूट गए। चाची, ज्यादा दुख ना मानो। कपड़ों के मॉडर्न होने से कुछ नहीं होता। आज जमाना बदल गया है। मॉडर्न कपड़ों से किसी लड़की या बहू के संस्कारों को आंकना सही नहीं है। अरे रहने दे, मुझे मत सिखा। अगर यही बात है तो तू भी तो पढ़ी लिखी मॉडर्न है। तू क्यों नहीं पहनती ऐसे मॉडर्न कपड़े? चाची, मैं वही पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी के दबाव में आकर कपड़े नहीं पहनती। बहू, तू ये क्या कह रही है? तुझे पता भी है? मुझे सब ज्ञान है माँ जी, मैं गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। जब जमाने के साथ सब चीजें बदल जाती हैं तो पहनावे क्यों ना बदलें। रानी के ऐसे विचार देख सरला और कविता को उस पर भी कुछ शक होने लगता है। कविता बहन, आज तो रानी भी कुछ अटपटी बातें कर रही थी। कहीं यह भी... अरे छोड़ बहन, यह कुछ नहीं कर सकती। सास हूं मैं इसकी, नौकरानी नहीं जो यह कुछ भी ऊट पटांग पहन ले। हाँ। शादी के कुछ दिन बाद विवेक और अंजलि अपनी शादी की खुशी में एक होटल में शानदार पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में रानी, उसका पति अमर और विवेक के सब यार दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। वहां जवान लड़के लड़कियों को तो छोड़ो, अधेड़ उम्र की औरतें भी मॉडर्न ड्रेस में नजर आती हैं। वहां अंजलि के साथ साथ रानी भी स्कर्ट टॉप में नजर आती है। यह देख कविता भड़क जाती है। बहू, ये क्या पहना है तूने? कुछ शर्म हया है भी या चली गई? क्यों माँ जी, मॉडर्न कपड़े पहनने से शर्म हया खत्म हो जाती है क्या? मेरा मन किया यह ड्रेस पहनने को और मैंने पहन ली। इसमें बुरा क्या किया? यह सुनकर कविता को बड़ा गुस्सा आता है और वह पैर पटकते हुए पार्टी छोड़कर जाने लगती है। मगर तभी एक मॉडर्न बुढ़िया कहती है, अरे बेटी, गुस्सा थूक दो। मॉडर्न कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, खराबी तो हमारी सोच में है। उसे बदलोगे तो सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। यह बात सुनकर कविता के साथ साथ सरला और मनोहर को भी अक्ल आ जाती है और उस दिन के बाद वे अपनी बहुओं के कपड़ों को लेकर कभी परेशान नहीं रहते।